हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपकी घटना चक्र के यूपी पीसीएस सिविल सर्विस में जितने भी आ चुके हैं वो आज मैं कराने वाली हूँ। ये आपको आगामी कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। लगभग सारे ही किसी भी स्टेट से हो गए, हर जगह ये वाला पोर्शन तो है ही। और ये जीके का भी पार्ट है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ले रखा है, वो आप देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस की भी, हिस्ट्री की भी, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट भी ले रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स कि मैं जो आपको कंटेंट दे रही हूँ आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ जब वीडियो देख के पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? कई बार आप किसी भी स्टेट का लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना रिपीट ही होता है, ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन बनता है। ये सब हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम से ही उठाए जाते हैं, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में। तो आप इसको, जिसका राइट आंसर है स्ट्रेटो सेकंड। स्ट्रेटो सेकंड क्या है? स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासनकाल 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी। ये आपका 2014 में यूपी पीसीएस में आया हुआ था। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, निम्नलिखित शासकों में किसने सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों को अंकित किया था? तो ये आगाथोक्स ने किया था। तो अफगान के एक खानम से अगाथोक्स जी लीज ने के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर वासुदेव और संकर्षण का चित्र उत्कीर्ण है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? ठीक है, जो तीनों हैं समसामयिक है, मतलब एक टाइम के हैं और एक नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सा। बिंदुसार है, गौतम बुद्ध है, मिलिंद है और प्रसेनजीत है। तो इसमें जो मिलिंद है ये समकालीन नहीं है, बाकी सारे समकालीन है। तो बिंबिसार 1544 से 492 और बुद्ध 563 से इतना है। ठीक है, जबकि मिलन इनका समकालीन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कौन से शैली मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन में। काठियावाड़ के रुद्रदामन में। तो रुद्रदामन का जो कार्य 130 से 150 ईसा पूर्व जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जो रुद्रदामन है उनकी विभिन्न जो उपलब्धियां हैं वो किस में है? तो गिरनार अभिलेख में है, ऑप्शन ए। सॉरी, जूनागढ़ में है ना ये। देखो एक मिनट, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे है। हो सकता है कहाँ प्राप्त हुआ ये पूछ दे। अगला है देखो, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस अभिलेख पर उत्कीर्ण है कि उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला है। अगला है,
क्वेश्चन 6, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। अगला, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराया था? तो इसमें रुद्रदामन ने कराया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, कार्दमक क्षत्रप ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो ताम्र के सिक्के थे। ये यूपी बीईओ में आया हुआ था 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था। अभी फिर बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, एलटी ग्रेड, जीआईसी। और अगला है खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको बोलते हैं बीईओ, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। ठीक है, अगला है, काफ़ी अच्छे पोस्ट है इसमें, डिमेट्रिस, रुद्रदामन, गोंडोफर्निस और बिम। अब ये कहाँ कहाँ से, कौन कौन से? पहल है, कुषाण है, हिंद यूनान है, शक है। तो इसका जो राइट, ये आपको आरओ में आया हुआ है 2017 में। तो ए का 3 डायमिकस है आपका हिंद यूनानी, रुद्रदामन है आपका शक, और गोंडो फर्निस है पहलव, और बिम तो सबको पता कुषाण। अगर डी का सेकंड आप लगाते तो 2 में आपको करना पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप इसका अगला, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? ठीक है, देखो, शक है, यूनान है, शक है, कुषाण है, यूनानी है। तो यूनानी पहले आए, फिर शक, फिर कुषाण। ऑप्शन सी बी। ये आपका 2023 यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक के ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाया था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है? तो यह बिंब कर्डफिशर। ये कई बार आया हुआ एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो बिंब कर्डफिशर्स। अगला है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो देखो, यही क्वेश्चन को बस देखो, ये 2018 में आया, और ये देखो 2015 यूपी पीसीएस में आया हुआ है, 2009 में आया यूपी पीसीएस में ही। युद्धेय सिक्के पर किस देवता का अंकन है? तो ये है आपका कार्तिकेय। युद्धेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच था। इसके सिक्के पर कार्तिकेय का अंकन है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण किस सन में हुआ था? तो 78 एडी। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये 78 ईस्वी। अगला है, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो ये है 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 135 वर्ष। अगला है, क्योंकि देखो वर्तमान कैलेंडर में इतना जोड़ने पर विक्रम संवत प्रारंभ होते इतना घटाकर इतना हो जाता है, तो कैसे हो गया? तो 90 और इतना 76, इसमें घटा के ऐसे कर दोगे तो 135 आता है। ठीक है, अगला है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय ये सीधे क्वेश्चन ही आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करने का, ऐसे ही आ जाएगा। कई बार आया हुआ है, मैंने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, उसमें देखा है इस क्वेश्चन को, तो अब बस याद रखना। अगला है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक
के तदनुरूप है। तो किसके एक तदनुरूप है? ये है आपका 22 मार्च अथवा 21 मार्च, अगर हो सकता कभी 21 मार्च दे तो 22 मार्च, ठीक है। अगला, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। पता है, चैत्र नवरात्र से स्टार्ट फिर होता है, चैत्र को पहला मास बोलते हैं, चैत्र से ही स्टार्ट होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः 1 चैत्र 22 मार्च को होता है, ठीक है, और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। तो यानी दोनों में ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है। विक्रम संवत कब हुआ था? तो ये सबको पता है, 57, कहीं कहीं 58 भी दिया हुआ है, 57 ध्यान रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 2009 हो जाएगा आपका 1931, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो कैसे क्या करना था? 2009 में हमें 78 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1931, ठीक है। अगला है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित शासकों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें, ठीक है। अश्वघोष है, वसुमित्र है, कालिदास है, कंबन है। तो क्या कनिष्क के समकालीन नामों का अध्ययन कर, अच्छा, तो कनिष्क के समकालीन आपके हो जाएंगे अश्वघोष और कव्वन, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। सॉरी, हाँ, ये फर्स्ट और ये ना वसुमित्र, हाँ। और ठीक ठीक है, जो चतुर्थ वर्ण संगति में अध्यक्षता की थी, कालिदास गुप्त के थे और कंबन कनिष्क के थे, के समकालीन नहीं थे, ठीक है। कन्नव इसके समकालीन नहीं थे, कनिष्क के। तो देखना आप कमेंट में करना कंबन किसके समकालीन थे और किसके उसमें थे, आपका होमवर्क है। अश्वघोष किसका समकालीन है? अश्वघोष किसका समकालीन है? तो अभी हमने पढ़ा, अगर ऊपर आप पढ़े तो अश्वघोष क्या था? कनिष्क का राजकवि थे, ठीक है। और वसुमित्र भी कनिष्क के मतलब आश्रित थे, उन्हीं के उसमें थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये पतंजलि नहीं है, बाकी अश्वघोष हैं, चरक हैं, नागार्जुन, ये लिस्ट ही आप बना लेना, या तो मैं दे दूंगी आज उसके उनके दरबार में कौन कौन थे कनिष्क के, तो आप बार बार उसको याद करके लिख लेना, ठीक है। अगला है, और पतंजलि जो थे ना, शुंग वंश के थे, शुंग वंश में थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, कौन से दरबार में नहीं थे। देखो 2005 में उधर भी देखा हमने, तो ये विशाख दत्त नहीं है, ठीक है। अश्वघोष है, पार्श्व है, वसुमित्र है। निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रव तक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का नहीं है, बाकी कौशाम्बी का है, चंपा का है, पाटलिपुत्रा का है। तो रब तब अभी हो सकता है, रब तब अभिलेख किससे संबंध? रब तब अभिलेख अफगानिस्तान के बंगलान प्रांत के सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 से प्राप्त हुआ है। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्टीरियन भाषा में लिखी गई है। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहर का नाम उल्लेखित है, जो है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। हो सकता है दे दे, अब इस बार ये दिया, इस एक में साकेत भी दे दे, तो ध्यान रखना क्या करना। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ये अभिलेख लिख लो, इसमें कोष में कनिष्क लिख लो, और ऊपर 4 प्रांत है ये कर दो, कि इस तरीके क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो हम नीचे देखते हैं क्या क्या है। मैं इससे भी करा दूंगी, और बाद में मैं अभी घटना चक्र जो यूपीपीसी ये सिविल जितने भी उसमें आ चुका है, टीजीटी पीजीटी और अदर टीचिंग एग्जाम में आया है, वो भी मैं इसके बाद करा दूंगी। ऐसे मैंने मौर्यकाल का भी कराया है पहले, इस सिविल सर्विस वाला, फिर जितने भी टीजीटी पीजीटी में आए हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मौर्यकाल से संबंधित आपको 200-250 क्वेश्चन मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उसको देखना आप जरूर। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो चरक और आजीवक, ठीक है। ऑप्शन सी और डी हो जाएगा।
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने में जानकारी किस लेख में मिली है? तो ये मिला है आपको अयोध्या लेख में। ठीक है, क्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी हमें कहाँ मिली है? अयोध्या लेख में मिली है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंग वंश जो था वो उज्जैन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो वो था सातवाहन। अगला है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन का था सिमुक। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये पांचाऊ ने हराया था। अगला है, निम्नलिखित में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली है? तो ये है आपका मौर्य और कुषाण। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ तो कुषाण काल में। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बैराट, ऑप्शन ए। आगे है, क्या करना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखो, हड़प्पा है, कुषाण है, मुगल है और मराठा है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कला की कंधार शैली निम्न समय में फली फूली तो किसके समय में? कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात था तो 1:35। अगला है, अब ये क्या है, देखो, निम्नलिखित को कुषाण है, गुप्त सातवाहन है, कल चूरी है। तो ये क्या, कौन सुमेलित नहीं है? बाकी यानी 3 सुमेलित है। तो ये सातवाहन का स्वर्ण नहीं है, बाकी कुषाण स्वर्ण और ताम्रगुप्त स्वर्ण और रजत है, कलचूर स्वर्ण रजत और ताम तीनों है। तो देखो, कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत यानी चांदी के सिक्के चलवाए थे। कलचूरी शासकों ने स्वर्ण ताम रजत ताम तीनों चलाए थे। सातवाहन ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी तांबा सीसे तथा पोटीन तांबा चांदी सीसा मिश्रित सिक्के चलवाए थे, ये याद रखना। अगला है, गंधार कला है, जूनागढ़ शिलालेख है, मिलिंद पन्हो है, तक्षशिला है। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ए का थर्ड गांधार में हो जाएगा कुषाण, और जूनागढ़ हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मिलिंद पन्हो मिनांडर और तक्षशिला है पत्तिक, ऑप्शन डी का सेकंड। ठीक है, हाँ, आगे चले। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान वो बामियान प्रसिद्ध किस लिए था? बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, अगला है, जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गंधार। अगला है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारत तथा यूनानी कला का। अगला है, निम्न लिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग के माध्यम के रूप में किया गया है? तो गांधार मूर्ति कला में 49 हो गया। 50, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालक्रम है? तो यह है यूनान शक कुषाण। पहली इस ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन। कौन कौन ऑप्शन था? चालुक्य, पल्लव है, राष्ट्रकूट है।
अगला, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो आंध्र सातवाहनों की सबसे लंबी मिलती है आपको मत्स्य पुराण में। अगला, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो अमरावती थी। निम्न में कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो ये था प्रतिष्ठान, ऑप्शन ए। निम्न शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला, राजवंश है और राजधानी है। शुंग है, सातवाहन है, कदम है और चंदेल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो मैच किया हुआ, शुंग है पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन, कंदम है बनवास और चंदेली महोबा। निम्नलिखित काल को कालक्रमानुसार सजाना है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट सातवाहन, फिर बकाटक, फिर है चालुक्य। अगला है, कथन कारण का सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक एवं अन्य लोक भाषा का विकास हुआ। कारण बोला, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है बोथ आर सही, और सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है हाँ, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। दूसरा कथन बोला, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है, दोनों सही है। यह यूपीपी से 2021 में आया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन मैं पढ़ रही हूँ। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद बकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। बकाटक वंश का पहला राजा प्रवर सेन प्रथम हुआ। विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था। विंध्य शक्ति जो था प्रवर सेन का पुत्र था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी में है क्या क्या सही है देखते हैं हम। केवल फर्स्ट सही है, यानी ये वाला ऑप्शन ये। निम्नलिखित में किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले पंच की विशेषता मिलती है? तो अमरावती, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये है ये भीतरी वाला पुलकेशन देते गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक थे। इसके विषय में सूचना इसकी माँ गौतमी वालश्री ने नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें खारवेल की बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासन की घटना का क्रमबद्ध विवरण दिया गया। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। तो भीतरी अभिलेख से इसका नहीं है, एहोल अभिलेख से है। ठीक है, अगर यहाँ पे एहोल अभिलेख होता तो सही होता है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को पुराणों की श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये कहा गया है आपको इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी इक्ष्वाकु। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये यूपीपी से 2020 में आया हुआ। अगला है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त में क्या है? तो देखो ये वाला ए तो सही है, बट आर गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो भी हम पढ़ चुके हैं किससे, हाथी गुम्फा लेक से जुड़ा हुआ है। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो काफ़ी सारे जो वो हो जाएंगे, याद हो जाएंगे कि कौन किन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक है? तो खारवेल। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित है? तो चेदी। निम्नलिखित राजाओं, और अगर आप चाहोगे तो मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से ऑनलाइन फॉर्म में भी, अगर इस पार्ट को आप चाहोगे कि मौर्य गुप्त और करवा दो तो मैं वो भी करा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं वो पार्ट भी करा दूंगी आपको, मतलब ऑनलाइनर फॉर्म में उसमें है सारा कुछ।
अगला है, निम्नलिखित राजाओं में किसने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव, तो ये खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है, तो ये सब किसी में नहीं, ऑप्शन ई। एक या एक से अधिक हो जाएगा, ये बीपीएससी का ऐसे ऑप्शन देते हैं बीपीएससी में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो हाथी खारवेल। ठीक है, एक और, एक या दो क्वेश्चन और होंगे। 72, 73, 74 क्वेश्चन है इसमें टोटल। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से सही है, तो इसका सही है दो, ये वाला। इसमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, तो ठीक है। अगला है, पूर्ववर्ती रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है, विधि। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी, तो ये लिखे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। तो देखो, पेरिप्लस और इरिथियन ग्रंथ रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसर का वर्णन करता है। इस ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसे एक अनाम व्यक्ति ने लिखा है। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जानकारी वाली वस्तुओं का उल्लेख किया है, मतलब किसी का नाम नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं गुप्त और गुप्तोत्तर कार्ड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू इसमें है, नेक्स्ट क्लास में तो मैं यूपीपीसीएस असिस्ट जितने भी टीचिंग एग्जाम में है उस वो वाले करा दूंगी। अगर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो वो करा दूंगी, कम होगा तो फिर मैं गुप्त काल वाला ही करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।